चीन के पास इस समय विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है और वह हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसी ताकत के बल पर वर्चस्व जमाना चाहता है, जिस पर अभी पेंटागन की एक रिपोर्ट ने भी प्रकाश डाला है। पेंटागन की इसी रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने युद्धपोतों की संख्या को अगले 1 दशक में डबल करना चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस समय चीन का पलड़ा अमेरिका और भारत की तुलना में भारी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक विशाल नौसेना होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वह नौसेना उतनी ही शक्तिशाली भी हो। इसका उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिल रहा है, जहां चीन द्वारा कर्ज के मायाजाल के जरिए विश्व भर में बंदरगाह निर्मित करने और उसे युद्ध बेस में परिवर्तित करने की रणनीति अब बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। परंतु इस बात का चीन द्वारा भारत को घेरने से क्या संबंध है? दरअसल 2017 में चीन ने सर्वप्रथम अफ्रीकी देश जिबूती में एक नौसैनिक बेस निर्मित करवाया था। अमेरिका के प्रभाव को कम करने हेतु अफ्रीका के देशों में नौसैनिक बेस की रणनीतिक सफलता को देखते हुए चीन ने भारत को घेरने हेतु अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कई देशों में अपने अनुकूल बंदरगाह निर्मित करने का निर्णय लिया, जिन्हें निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना वर्चस्व जमाना था। इन बंदरगाहों के साथ खास बात यह थी कि ये काफी विशाल थे, पर आर्थिक तौर पर मेजबान देश के लिए किसी बोझ से कम नहीं थे। यही नीति चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तौर पर प्रसिद्ध हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा भारत के करीब दर्जन भर देशों में चीन मजबूत सैन्य ठिकाना स्थापित करने में जुटा हुआ है। चीन के इन संभावित चीनी ठिकानों का उद्देश्य नौसेना, वायुसेना इत्यादि को और मजबूती प्रदान करना है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में पासा पूरी तरह पलट चुका है। कभी चीन के मित्र रहे मालदीव और श्रीलंका ने अब उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दोनों देश न केवल चीन की औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध हैं, अपितु उन्होंने अपने भरोसेमंद मित्र भारत को खतरे में न डालने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने भी चीन के विरुद्ध संभल कर चलने की नीति अपनाई। ऐसे में अब चीन चाह कर भी इन देशों में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, विशेषकर मालदीव और श्रीलंका में, क्योंकि वे दोबारा से वही गलती नहीं दोहराना चाहते। बांग्लादेश ने भले ही चीन के साथ वर्तमान गतिविधियों में थोड़ी वृद्धि की हो, परंतु वह चीन के साथ मधुर संबंध के लिए भारत से पंगा मोल लेने की भूल नहीं करना चाहता। इसके अलावा भारत के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक पाकिस्तान में भी चीन की योजनाओं पर पानी फेरने के लिए बलूच क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है, जो ये कतई नहीं चाहते कि चीन उनकी भूमि को अपने गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए। परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती। थाईलैंड में चीन द्वारा क्राक के इस्थमस में कैनाल बनाने की नीति पूर्णतया असफल सिद्ध हुई। ऐसे में उनके पास केवल मलक्का स्ट्रेट का मार्ग बचा है, लेकिन यहाँ भी भारतीय नौसेना ने डेरा जमा लिया। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थित देश जैसे मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, पापुआ न्यू गिनी और जापान इत्यादि मौजूद हैं, जो चीन के कट्टर विरोधी हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के प्रमुख राजनयिकों में से एक और वर्तमान उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने हाल ही में इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मंच से इस बात पर जोर दिया कि कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है। बीगन के अनुसार इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सशक्त बहुपक्षीय संगठनों की भारी कमी है। यहाँ नेटो या यूरोपीय संघ जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीगन इतने पे ही नहीं रुके। बातों ही बातों में उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत दिया कि इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में केवल नेटो जैसे संगठन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे विस्तार देने की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, क्वाड गुट सिर्फ एक साझेदारी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेटो की तर्ज पर एक सशक्त संगठन बनेगा। संभव है क्वाड का साथ देने के लिए दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे देश भी इसमें शामिल हो जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में यही क्वाड नेटो की जगह भी ले सकता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीन का वर्चस्व कायम नहीं रह पाएगा और यदि उसे भारतीय नौसेना से भिड़ना है तो उसे अपने गढ़ से बाहर निकल कर आना होगा।